हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ना स्टूडेंट्स, ये जो आपका फिगर दिख रहा है, दिस फिगर इज प्रिज्म। आप लोगों ने शायद देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इन जनरल ग्लास का बना हुआ रहता है और पूरा सॉलिड होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और पूरा सॉलिड होता है, अंदर से हॉलो नहीं है, पूरा सॉलिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लास से ही बना हुआ रहे, ठीक है, दूसरा मीडियम का भी हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ध्यान देते रहना है। कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो ध्यान देना है, ये जो दो फेस है ना, ये जो दो फेस है, इन दोनों फेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिंग फेस। तो यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं, ए बी सी डी and ABEF. These are refracting phase. समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिंग फेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, रिफ्रैक्टिंग फेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, ये वाला एंगल, this angle is called angle of prism. This angle is called angle of prism, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये जो साइड है, ये जो फेस है, EFCD, EFDC, इसको हम लोग कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज योर प्रिज्म, जो कि पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रिज्म को अभी ऐसे रखा, ठीक है। नेक्स्ट, इस पॉइंट का नाम दे देते ए, देन बी, देन सी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, इस फेस में एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, अभी रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, प्रिज्म का जो मीडियम है, वो जिस मीडियम में प्रिज्म को रखा गया है उससे डेंसर है। समझ में आया कि नहीं? मीडियम ऑफ प्रिज्म इज ऑप्टिकली डेंसर देन द मीडियम जिसमें प्रिज्म को रखा गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अभी आप क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल, हो गया नॉर्मल। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, द रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टूवर्ड्स डेंसर मीडियम, सो बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। बैंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम? नो।
नेक्स्ट फिर से दूसरा इंटरफेस में आ चुका है, ठीक है ना, तो फिर से बेंडिंग होगा, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इस एंगल को हम लोग लिख लेंगे आर डैश। आप बोलोगे कि तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो कैसे आर डैश? स्टूडेंट्स नाम देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आर लिखूं, आर डैश लिखूं, कुछ भी लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दिस टाइम दिस रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टूवर्ड्स रेयर मीडियम, तो बेंड कैसे होगा स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट दिस एंगल बी आई डैश। थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप आई को स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, अगर आप आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे तो आई डैश हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। स्टूडेंट्स दिस इज इंसिडेंट रे, राइट, एंड दिस इज इमर्जेंट रे। सो अगर आप आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे तो आई डैश हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। सिमिलरली आप आई डैश को भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो। आप बोलोगे कैसे? स्टूडेंट्स ध्यान देना है, अगर ये रे इस डायरेक्शन में जाता, अगर ये रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता, तो जिस पाथ, मतलब अभी जिस पाथ से आया है एग्जैक्टली उसी पाथ से वापस जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये रे इस पाथ से इंसिडेंट होता, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता, तो अभी जिस पाथ से आया है एग्जैक्टली उसी पाथ से जाता। तो अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता तब तो ये होता एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना। अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता तो ये होता इंसिडेंट रे और ये होता इमर्जेंट रे। तो स्टूडेंट्स ये आपको पूरा अच्छी तरह से याद रखना है कि आई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आई डैश इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड इफ आई डैश इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन आई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। बेसिकली बोथ आर एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इंसिडेंट रे इस ओर जा रहा था, इंसिडेंट रे इस ओर जा रहा था, ठीक है, और निकल के आया इस ओर। मतलब इंसिडेंस इस ओर हुआ और इमर्जेंस इस ओर हुआ, तो डेविएट कितना हुआ? इंसिडेंस इस ओर हुआ, इमर्जेंस इस ओर हुआ, तो डेविएट कितना हुआ? डेविएट कितना हुआ? तो वही देखेंगे अभी हम लोग। तो स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे को थोड़ा हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। इंसिडेंट रे को हम लोगों ने थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया और इमर्जेंट रे को भी हम लोग थोड़ा पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। लास्ट टाइम ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये है इमर्जेंट रे का डायरेक्शन। तो कितना डेविएट हुआ, कितना डेविएट हुआ, ऑल टोटल कितना डेविएट हुआ? दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे कितना डेविएट हुआ, फाइनली कितना डेविएट हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो, मैं यहीं पे लिख के रखता हूं, फिगर पे नहीं लिखता हूं। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग इन जनरल ए से ही डिनोट करते हैं. सो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं. इसका नाम दे देते P, देन इस पॉइंट का नाम देते Q, देन R, देन S. ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते N और इस पॉइंट का नाम देते हैं M. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. ठीक है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ध्यान देते रहना. कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल क्यू एंड आर, कहा है ट्राइंगल क्यू एंड आर? ये है ट्राइंगल क्यू एंड आर. तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं R प्लस R डैश प्लस R प्लस R डैश प्लस एंगल Q एन R प्लस एंगल Q एन R इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए क्यू एन आर, ये वाला. ठीक है ना. तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. हाँ, हम लोग को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है ना. लेकिन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है बहुत इजी. सो ये तो 90 हुआ और ये भी 90 हुआ. ये तो नॉर्मल है ना स्टूडेंट्स, ये भी नॉर्मल है. तो ये 90 हुआ और ये भी 90 हुआ. सो 90 दिख रहा है ना, 90 प्लस 90 बिकम्स 180. ठीक है ना. सो ये प्लस ये 180 होना पड़ेगा, जिससे जाके टोटल कितना बने? 360. ठीक है ना. दिस इज 90, दिस इज 90. 90 प्लस 90 बिकम्स 180. तो ये प्लस ये मस्ट बी इक्वल्स टू अगेन 180, जिससे कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना बने? 360. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. सो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर. ठीक है ना स्टूडेंट्स. ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर must be equals to 180 degree. कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं. This is equation 1 and let this be equation 2. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, comparing equation 1 and 2. equation 1 and 2 आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो, दिस R प्लस R डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज 180 और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू 180. तो 180 के जगह पे 180, इक्वल साइन के जगह पे इक्वल साइन, एंगल क्यू एन आर के जगह पे एंगल क्यू एन आर. इसका मतलब A मस्ट बी इक्वल्स टू R प्लस R डैश. A मस्ट बी इक्वल्स टू R प्लस R डैश. तो लिख लेता हूं, A इक्वल्स टू R प्लस R डैश. इसको हम लोग याद रखेंगे. नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल एम क्यू आर, एम क्यू आर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? एम क्यू आर देखिए प्लीज. इन ट्राइंगल एम क्यू आर, ठीक है ना स्टूडेंट्स? दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ऐसा दिख रहा है ना एम क्यू आर. ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है. सो ये जो डेविएशन है जिसको हम लोगों ने डेल से डिनोट किया, दिस इज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है ना,
which must be equals to sum of opposite interior angle. ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन must be equals to MQR, angle MQR plus angle MRQ. So angle MQR plus angle MRQ. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. Implies angle of deviation equals to MQR. ध्यान देना स्टूडेंट्स, MQR प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये एंगल I है स्टूडेंट्स. This is straight line. This is straight line. This is again straight line. Straight, straight. So ये एंगल I है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? I. ये पूरा एंगल कितना होगा? I. तो ये कितना एंगल होगा? एंगल MQR कितना होगा? I माइनस R. ये पूरा एंगल कितना है स्टूडेंट्स? इफ दिस इज I, देन ये पूरा एंगल कितना है? I. तो ये है R, तो ये कितना होगा? I माइनस R. तो एंगल MQR के जगह पे लिखेंगे हम लोग I माइनस R. ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंगल MRQ. फिर से ध्यान देना स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज स्ट्रेट. ठीक है ना? ये अगर I डैश, तो ये पूरा एंगल क्या स्टूडेंट्स? I डैश. ये अगर I डैश, तो ये पूरा एंगल क्या? I डैश. ठीक है? तो ये तो R डैश है, तो ये कितना होगा? ये पूरा एंगल है I डैश, तो ये तो R डैश है, तो ये कितना होगा? MRQ कितना होगा? ये होगा I डैश माइनस R डैश. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. Implies angle of deviation equals to I plus I डैश. और यहाँ पे माइनस R है, माइनस R डैश है, तो माइनस साइन, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं. It becomes R plus R डैश. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो. So angle of deviation equals to I plus I डैश माइनस R plus R डैश. तो स्टूडेंट्स A था, R plus R डैश तो A था. इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3. So R plus R डैश की जगह पे लिख लेता हूं A, which is angle of prism, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स. ठीक है ना? So यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं कि हम लोगों ने इक्वेशन 3 को यूज किया. ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फाइनल एक्सप्रेशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू I प्लस I डैश. एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू I प्लस I डैश. अगर आप I को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे तो I डैश बिकम्स एंगल ऑफ इमर्जेंस, और अगर आप I डैश को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस. समझ में आया स्टूडेंट्स? बेसिकली देखा जाए तो बोथ आर एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली. ठीक है? ये बेसिकली दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है स्टूडेंट्स? ना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान देना है. स्टूडेंट्स, फॉर ए गिवन प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट है. ठीक है ना? फॉर ए गिवन प्रिज्म, अगर आपने एक प्रिज्म ले लिया तो ये एंगल तो कांस्टेंट हो गया, ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन का, एक गिवन एंगल ऑफ डेविएशन का दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एक गिवन एंगल ऑफ डेविएशन का दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. मतलब for every angle of deviation there are two angle of incidence. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तब भी डेविएशन ये आएगा, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तब भी डेविएशन यही आएगा. समझना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे समझना पड़ेगा. दिस इज कांस्टेंट, तो इसको मत देखिए अभी. ठीक है? तो आपको डेल मिल रहा है, ये डेविएशन का वैल्यू मिल रहा है फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस.
आपको ये वैल्यू मिल रहा है फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब आई के लिए आपको जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, आई डैश के लिए भी वही एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी आपको वही एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से ये बात याद रखना है कि फॉर ए गिवन एंगल ऑफ डेविएशन, there are two angle of incidence. ठीक है ना? दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है जिसका एक ही डेविएशन होता है, जिसका एक ही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। इन सबको मैं रब कर देता हूं। जो हम लोगों ने दो रिलेशन निकाला, इन दोनों रिलेशन को अलग करके लिख लूंगा। तो एक रिलेशन हम लोग को मिला ये वाला, यहां पे लिख के रख देता हूं, A इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। और दूसरा हम लोग को रिलेशन मिला ये वाला कि एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश। ठीक है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रिज्म के रिलेटेड आप लोग के सिलेबस में भी एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको परफॉर्म करना पड़ता है इन लैब। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग फाइनली ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ बिटवीन, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन versus angle of incidence. Angle of deviation versus angle of incidence. मतलब क्या करना पड़ता है उस एक्सपेरिमेंट में? आप लोगों ने शायद परफॉर्म किया होगा एक्सपेरिमेंट, अगर नहीं किया तब भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग डेविएशन का वैल्यू निकालना पड़ता है। अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन निकालना पड़ता है। अभी वो प्रोसीड्यूर क्या है वो तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन निकालना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ग्राफ जो है कुछ ऐसे मिलता है, ध्यान देना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये पैराबोला नहीं है, ये थोड़ा ऐसे होके ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये परफेक्टली पैराबोला नहीं है। ठीक है? पूरा सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सिस। तो जो बात मैंने अभी बोला था वो शायद अभी और आपका क्लियर हो जाए कि मान लीजिए ये एक एंगल ऑफ डेविएशन है डेल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ही एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है? फॉर अ गिवन एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आप लिख लीजिए आई, तो ये बन जाएगा आई डैश। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है ना? नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स
आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप इनिशियली आई बढ़ाते हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, एंगल ऑफ डेविएशन कमता रहता है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, एंगल ऑफ डेविएशन कमता रहता है, एक मिनिमम वैल्यू में आ जाता है, उसके बाद फिर से बढ़ता रहता है। ठीक है ना, समझ में आया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है ना, इस डेविएशन को बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ध्यान देते रहना है। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का तो सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि हर एक डेविएशन का दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। हर एक डेविएशन का, हर एक एंगल ऑफ डेविएशन का दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तब I becomes equals to I dash, तब I becomes equals to I dash। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग को याद रखना है कि when angle of deviation is minimum, or you can say for minimum angle of deviation, I is equals to I dash, I equals to I dash। और I क्या है, I dash क्या, आपको पता है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। सो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं मैं NP। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, P फॉर प्रिज्म। और जिस मीडियम में प्रिज्म रखा गया है, इन जनरली कुछ भी मेंशन नहीं होता है, तो AR में रखा जाता है। कुछ नहीं बोला किस मीडियम में प्रिज्म है, कुछ नहीं बोला, मतलब कौन सा मीडियम में रखा गया है, एयर। लेकिन मान लेते हैं जिस मीडियम में रखा गया उसका नाम M दे देते हैं। सो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें प्रिज्म को रखा गया। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है। तो हम लोग अभी स्नेल्स लॉ लगाएंगे स्टूडेंट्स। स्नेल्स लॉ लगाएंगे कौन सा इंटरफेस में? AB में लगाते हैं, AB। ध्यान देना है। सो AB, ठीक है। तो आराम से आपको ये सब चीज आता है। तो होगा साइन ऑफ I, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो NM इक्वल्स टू साइन ऑफ R, जिस मीडियम में एंगल, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NP। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, कोई प्रॉब्लम? नो। फिर से हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे इन इंटरफेस AC, इन इंटरफेस AC। ठीक है। तो देखिए साइन ऑफ, यहां पे लिखे साइन ऑफ I डैश मल्टीप्लाइड बाई ये कौन सा, ये तो मीडियम है, ये सुन। तो साइन ऑफ I डैश मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू साइन ऑफ R डैश मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। साइन ऑफ R डैश मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। व्हेन, अभी हम लोगों ने देखा, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब एंगल ऑफ डेविएशन होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तब तो I इक्वल्स टू I डैश होता है, तब तो I इक्वल्स टू I डैश होता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इफ I इक्वल्स टू I डैश,
इफ आई इक्वल्स टू आई डैश, इफ आई इक्वल्स टू आई डैश, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, ठीक है ना। इफ आई इक्वल्स टू आई डैश, कब है आई इक्वल्स टू आई डैश? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन आई इक्वल्स टू आई डैश, एंड इफ आई इक्वल्स टू आई डैश, तो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। समझ में आया? सो देयरफॉर राइट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। सो एनपी साइन ऑफ आर मस्ट बी इक्वल्स टू एनपी साइन ऑफ आर डैश। कोई प्रॉब्लम? नो। एनपी एनपी कैंसिल, तो साइन आर इक्वल्स टू साइन ऑफ आर डैश, एनपी एनपी कैंसिल, साइन ऑफ आर इक्वल्स टू साइन ऑफ आर डैश। इसका मतलब साइन आर इक्वल्स टू साइन आर डैश कब होगा? जब आर इक्वल्स टू आर डैश होगा, जब आर इक्वल्स टू आर डैश होगा। तो स्टूडेंट्स आपको प्लीज ये लाइन याद रखना है। ये सब चीज आप थोड़ा साइड में लिख के रख सकते हो खुद के नॉलेज के लिए, कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, तब आई इक्वल्स टू आई डैश होता है एंड आर इक्वल्स टू आर डैश होता है। व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, देन आई इक्वल्स टू आई डैश होता है एंड आर इक्वल्स टू आर डैश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट देखना है, ध्यान देना है। रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, when angle of deviation is minimum angle of deviation, ठीक है, और for minimum angle of deviation I equals to I dash and R equals to R dash, I equals to I dash and R equals to R dash। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। नाउ यहां पे देखिए, A इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश है ना स्टूडेंट्स। सो A इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, ठीक है ना। तो A इक्वल्स टू बन जाएगा आर प्लस आर, दैट मीन्स ट्वाइस आर, इम्प्लाइज R becomes equals to A by 2। हम लोग कौन सा सिचुएशन का बात कर रहे हैं? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, मिनिमम। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। सो देन A इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, तो हमेशा हम लोगों ने देखा, ये तो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, याद रखना है। A इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, तो आर प्लस आर हो गया ट्वाइस आर, आर इक्वल्स टू A by 2। एंड ये वाला लिखता है डेल प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश। सो डेल प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश। तो अगर डेल के जगह पे हम लोग लिख लेंगे मिनिमम डेविएशन, तो आई और आई डैश तो इक्वल हो जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे 2i आई, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू del m plus a by 2, I equals to del m plus a by 2। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। नेक्स्ट, ये फिगर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, ये ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। सो अब कर देता हूं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो इस इंटरफेस में लगाते हैं स्नेल्स लॉ। सिंपली आप लिख सकते हो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, साइन ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय ये एंगल जिस मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equals to sine of r
मल्टीप्लाइड बाय जिस मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एम्प्लाइज आई के जगह पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स डेल एम प्लस ए बाई टू, डेल एम प्लस ए बाई टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एन पी, आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए बाई टू, तो आर के जगह पे हो गया ए बाई टू, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। इम्प्लाइज ध्यान देते रहना है, इम्प्लाइज एन पी बाई एन एम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, दिस बाय दिस, दिस मतलब ये इधर गया तो ये नीचे इधर आ जाएगा, ये इधर गया ये इधर आ जाएगा, इट्स साइन ऑफ del m, that is angle of minimum deviation plus angle of prism divided by 2 divided by sine of a by 2, ठीक है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट करना है थोड़ा, कंसंट्रेट करना है थोड़ा। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम, पता है ना हम लोग को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। अगर इफ प्रिज्म, या इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इफ द मीडियम इज एयर, ठीक है ना, या आप लिख सकते हो इफ द प्रिज्म इज इन एयर मीडियम, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जिसको सिंपली बुक्स में एन भी लिखता है, एन सिंपली एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। लेकिन आपको ये याद रखने से ही हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा मतलब कौन सा मीडियम में प्रिज्म को रखा गया, एयर, तो इसके जगह पे 1 बिठा दोगे, खत्म, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूला को हम लोग अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, डेविएशन बाय अ प्रिज्म of small angle, ठीक है। हम लोग एक ऐसा प्रिज्म लेंगे जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है, कितना छोटा, 10 डिग्री और लेस देन 10 डिग्री, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है।
डेविएशन बाय प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ठीक है। सो ये एंगल जो है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, वो 10 डिग्री या 10 डिग्री से भी छोटा है, ठीक है। ऐसे प्रिज्म को हम लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म कहते हैं, स्मॉल एंगल प्रिज्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ प्रिज्म तो बहुत कम है ही, ठीक है। और जैसे जैसे ये एंगल कम होता जाएगा ना, ये जैसे जैसे ये एंगल कम होता जाएगा, डेविएशन भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये एंगल ऑफ प्रिज्म कम होता जाएगा, डेविएशन भी कम होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान देना है। So we know NP equals to sine of ठीक है by sine of a by 2, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा लिखा जा सकता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, हाँ या ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान देते रहना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ए अगर बहुत छोटा तो बेसिकली ये बहुत छोटा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा तो a/2 बहुत छोटा, एंड साइन ऑफ छोटा एंगल कैन बी रिटन एज डायरेक्ट एंगल। समझ में आया स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर a बहुत छोटा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत छोटा होगा, तो उस प्रिज्म का डेविएशन भी बहुत छोटा होता है, मिनिमम डेविएशन भी बहुत छोटा होता है। तो ये एंगल भी बहुत छोटा, सो साइन ऑफ एंगल कैन बी रिटन एज एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 क्या होगा, कैंसिल। सो इम्प्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, implies angle of minimum deviation for a small angle prism is equals to this minus this, तो a कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म माइनस 1। दिस इज द रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो ये लाइट था, ये वन कलर लाइट था, या आप बोल सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट था, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ का लाइट था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। वन कलर लाइट बोल सकते हो आप, या मोनोक्रोमेटिक बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी यहां पे हम लोग क्या लेंगे, यहां पे हम लोग लेंगे व्हाइट लाइट। ये कैसा लाइट है स्टूडेंट्स, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट। एक सेकेंड, so this is white light। ये मोनोक्रोमेटिक या सिंगल कलर वन कलर लाइट नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाइट लाइट, ठीक है। और व्हाइट लाइट में बेसिकली देखा जाए तो 7 कलर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल वेवलेंथ लाइट,
ठीक है, उसमें बेसिकली 7 कलर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। वायलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना स्टूडेंट्स, विवगियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो व्हाइट लाइट बेसिकली हैज 7 कलर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। बट दिस इज नॉट व्हाइट लाइट, ये मान लीजिए रेड है या ब्लू है, लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म में पास करवाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ यहां पे, थोड़ा ध्यान देना है। तो देखा गया स्टूडेंट्स कि व्हाइट लाइट ब्रेक होके जब फाइनली जब हम लोग एक स्क्रीन पे उसको इंसिडेंट करवाते हैं, तो देखा गया 7 कलर्स आ जाता है, ठीक है। जो सबसे बैंड होता है वो है वायलेट, और जो सबसे कम बैंड होता है, जिसका डेविएशन सबसे कम है, वो है रेड, ठीक है। बीच में बाकी कलर्स भी है, आई, बी, जी, वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म से जाता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। व्हाइट लाइट इज नॉट सिंगल कलर लाइट, इट्स नॉट अ सिंगल वेवलेंथ लाइट, इट्स नॉट मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो सिंगल वेवलेंथ। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। सो व्हाइट लाइट में ये 7 कलर होता है, ये 7 कलर एक साथ मिलके व्हाइट लाइट होता है। तो जैसे प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट पास होता है, प्रिज्म उस 7 कलर को, उस 7 कलर्स को ब्रेक करके अलग अलग कर देता है। यहां पे अगर एक स्क्रीन रखेंगे आप, इस स्क्रीन में आपको 7 कलर्स दिखेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो ये जो व्हाइट लाइट को जो ब्रेक करके कंपोनेंट्स फॉर्म में, व्हाइट लाइट को ब्रेक करके जो उसके कंपोनेंट्स में लेके आया, इस फेनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो आप लिख सकते हो द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its components by a prism is called dispersion of light, ठीक है। और इन 7 लाइट को एक साथ हम लोग कहते हैं, मतलब यहां पे जो पैटर्न फॉर्म हुआ, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम। क्लियर। नेक्स्ट आपके दिमाग में आएगा कि ये हुआ क्यों, डिस्पर्शन हुआ क्यों। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कॉज ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को ये पता होना पड़ेगा, जो व्हाइट लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है बेसिकली, उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है वेवलेंथ, ठीक है। सब मतलब ये विजिबल स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स, ये पार्ट हम लोग को दिखता है, ठीक है। सो 400 नैनोमीटर वाला होता है वायलेट, और 700 नैनोमीटर होता है रेड। बाकी तो बीच में आता रहेगा, उसके बाद आएगा इंडिगो, उसके बाद आएगा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर, एंड वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देते रहना है, एक रिलेशन है स्टूडेंट जिसको कहते हैं कोचीज रिलेशन। इसका डिराइवेशन हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। So according to Cauchy's relation students, according to Cauchy's relation, refractive index of a medium
इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाय लैम्डा टू द पावर 4 एंड ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग को याद रखना है। यह कोचीज रिलेशन ए बी सी बेसिकली कॉन्स्टेंट्स है, तो आप यहां से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, और यह एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कि डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो वेवलेंथ ऑफ रेड, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वेवलेंथ ऑफ रेड, मैं एक्सट्रीम्स का बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, बाकी तो बीच में आ जाएगा। वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। ठीक है, अभी वेवलेंथ अगर रेड का ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम होगा, ऊपर नीचे है ना स्टूडेंट्स। तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। नाउ फ्रॉम कोचीज रिलेशन आप लिख सकते हो ऐसे, फ्रॉम कोचीज रिलेशन आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑब्वियसली मीडियम का। ठीक है, प्रिज्म का, प्रिज्म मटेरियल का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट। ये ज्यादा तो ये कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर और हेंस डेविएशन ऑफ रेड इज लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको क्या दिखा कि डेविएशन ऑफ रेड इज लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, डेविएशन ऑफ रेड इज लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट। तो रेड का डेविएशन सबसे कम, आप देख सकते हो रेड सबसे कम डेविएट हुआ। ठीक है, एंड वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। ठीक है, और क्योंकि यहां पे बेसिकली देखा जाए तो 7 कलर से 7 वेवलेंथ से, तो 7 वेवलेंथ का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग डेविएशन। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि 7 कलर्स, बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 7 कलर्स है, तो 7 कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो अलग अलग डेविएशन, इसलिए अलग अलग डेविएशन हुआ, इसलिए अलग अलग डेविएशन हुआ। समझ में आया? इसमें बेसिकली देखा जाए तो 7 वेवलेंथ्स है, 7 वेवलेंथ्स नहीं मतलब 7 कलर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हर एक का अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग वेवलेंथ तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग डेविएशन। ठीक है, और सबसे कम डिविएट कौन हुआ? रेड। सबसे ज्यादा डिविएट कौन हुआ? वायलेट। उसका भी रीजन मैंने देखा कि वेवलेंथ ऑफ रेड, मतलब अगर मैं एक्सट्रीम्स को देखूं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। और वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन कम। ठीक है, तो सबसे कम डिविएट कौन हुआ? रेड। और सबसे ज्यादा डिविएट कौन हुआ? वायलेट। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर? स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं। A ray of light incident on an equilateral glass prism. Please concentrate. Equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degree. अच्छा, तो स्टूडेंट्स मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री। और कैसा ग्लास प्रिज्म बोला? इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म मतलब स्टूडेंट्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये तीनों एंगल अगर इक्वल है इसका मतलब एंगल कितना होगा? 60। ठीक है, सो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बोलते ही या इक्विलेटरल प्रिज्म बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ठीक है ना, इक्विलेटरल बोला तो ये सब एंगल 60 है।
Next, shows minimum deviation of 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म निकालना पड़ेगा. प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट. ध्यान दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म. समझ में आ रहा है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म. तो यही मुझे निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म क्या होगा? C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. ठीक है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ध्यान देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या था स्टूडेंट्स? फॉर्मूला कुछ नहीं बोला, मतलब ऑब्वियसली जिस मीडियम में प्रिज्म रखा हुआ है दैट मीडियम इज एयर. क्या था? साइन ऑफ A प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2. ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? नो. इम्प्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म A कितना स्टूडेंट? 60 और डेल m कितना? 30. 60 प्लस 30 इज 90. 90 बाई 2 इज 45. ठीक है ना? एंड साइन ऑफ 45 कितना स्टूडेंट्स? तो एक बार लिख लेना, अच्छा रहेगा. आप लोग, मैं और नहीं लिख रहा हूं, आप लोग एक बार जब बोर्ड एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग एक बार ये सब लिख लेना है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सब वैल्यू एक बार बिठा के दिखा देना है. तो हम लोगों ने देखा ऑलरेडी A प्लस डेल m यानी कि 60 प्लस 30 इज 90. 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45. साइन ऑफ 45 क्या होगा? 1 बाई रूट 2 एंड A बाई 2. साइन ऑफ A बाई 2. A कितना स्टूडेंट? 60. 60 बाई 2 इज 30. साइन ऑफ 30 कितना? हाफ. सो ये तो आया 2 बाई रूट 2. ये तो आया 2 बाई रूट 2, राइट. क्या आया ये? 2 बाई रूट 2. तो 2 को तो हम लोग रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 लिख सकते हैं. सो रूट 2 कैंसिल. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आया रूट 2 एंड वी नो दैट रूट 2 इज 1.414. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है. तो ये जो हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8. और ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला ये यहाँ पे बिठा देंगे. ठीक है. अब यहां से निकल के आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल. A ray of light incident on an equilateral glass prism. तो A हम लोग को मिल चुका है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल बोला. ठीक है ना? फ्रॉम एयर, मतलब ग्लास प्रिज्म जो है वो कौन सा मीडियम में रखा हुआ है? एयर. फ्रॉम एयर अंडरगोस मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 of the angle of prism. ध्यान देना स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 3/4 of the angle of prism. तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो 60 है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 3/4 of the angle of prism. ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है. इम्प्लाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है स्टूडेंट्स? 45 डिग्री. कोई प्रॉब्लम? नो. उसके बाद क्या बोला स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे मिल चुका है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जानना जरूरी है. ठीक है ना? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. हम लोग को पता है, अच्छा एक रिलेशन तो हम लोग को डायरेक्ट पता है ना. कौन सा रिलेशन? R प्लस R डैश इक्वल्स टू A.
ठीक है ना। तो जब मिनिमम डेविएशन होगा, क्वेश्चन में तो यही बोला कि व्हेन आई इक्वल्स टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हेन आई इक्वल्स टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन मिनिमम है, मिनिमम डेविएशन है, ठीक है ना। सो मिनिमम डेविएशन के केस में तो r इक्वल्स टू r डैश होता है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकते हैं 2r। सो बेसिकली 2r इक्वल्स टू a, सो r बिकम्स इक्वल्स टू a/2। यहाँ पे आप लिख लो फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आई पता है, आर पता है, तो 60/2, सॉरी मैंने वैल्यू नहीं लिखा, 60/2 इट इज 30 डिग्री। सो क्या बोल रहा था, आई पता है, आर पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल ही लेंगे। ये सुन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, sin a by sin r, स्नेल्स लो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सिंपल मेथड से आप देखना चाहते हो, वैसे यही बहुत सिंपल था जो अभी लिखा, फिर भी एक बार दिखा देता हूं। ये I, ये R, ठीक है ना स्टूडेंट। तो साइन I मल्टीप्लाइड बाय I, कौन से मीडियम में, एयर, क्योंकि रे जा रहा है फ्रॉम एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इक्वल्स टू साइन R मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इसको लिख लेंगे म्यू p, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन I बाय साइन R, ठीक है ना। और साइन ऑफ I कितना है 45, और साइन ऑफ R कितना है 30, ठीक है ना। तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है हाफ, तो 1/√2 बाय हाफ, तो बेसिकली 2/√2, तो 2/√2 क्या होगा स्टूडेंट्स, √2 मतलब 1.414। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला हम लोगों ने स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा, c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, जो सेम ही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral glass prism. Equilateral glass prism. That means A equals to 60 degree. Angle of prism is 60 degree. Such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. Students, उस ray of light के लिए angle of incidence is equal to the angle of emergence. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, तब तो स्टूडेंट्स डेविएशन मिनिमम होता है, राइट। यस, जब I इक्वल्स टू I डैश होता है, तब तो स्टूडेंट्स डेविएशन मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, देख लेते हैं पहले ये। So angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, which is 60 degree, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, तो यहां से I डैश कितना है स्टूडेंट्स 445 डिग्री, ठीक है ना। और I इक्वल्स टू भी 45 डिग्री, क्वेश्चन में मेंशन किया है, ठीक है ना। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट क्या निकालने बोला, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। वो तो आराम से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू I प्लस I डैश, ठीक है ना। सो एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह पे हम लोग बिठा देंगे 60, एंगल ऑफ डेविएशन विच इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस,
और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस जब इक्वल होता है तब तो डेविएशन मिनिमम होता है, राइट। सो आई प्लस आई डैश यानी कि 45 प्लस 45 90. So implies angle of minimum deviation is 90 minus 60, it's 30 degree. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ गया विच इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट क्या निकालने बोला? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। साइन ऑफ a plus del m by 2 divided by sin of a by 2, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए a कितना स्टूडेंट्स? a कितना 60, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 इट्स 90, 90 by 2 sin 45, ठीक है। a is 60, 60 by 2 30 साइन ऑफ 30, ठीक है ना। बार बार एक ही वैल्यू आ रहा है। साइन 45 कितना स्टूडेंट्स? 1 बाई रूट 2, साइन 30 कितना? हाफ, 2 ऊपर रूट 2 नीचे, 2 बाई रूट 2 इट्स रूट 2 मतलब 1.414। क्लियर ना स्टूडेंट्स? ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इन द फिगर शोन the ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray. स्टूडेंट्स इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना है। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, जो इमर्जेंट रे है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वही तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वही तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। यस, समझ में आया? दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। जो इंसिडेंट रे होता है और फाइनली जो इमर्जेंट रे होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट एंगल इटसेल्फ इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो वही लिखा, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। दैट मीन्स आपको एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फिगर भी आपको दिया हुआ है। इस फिगर से आपको क्या क्या मिल रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म मिल रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म मिल रहा है विच इज अगेन 30, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है इस रे के लिए विच इज 60, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट द इमर्जेंट रे इज perpendicular to the face BC. Show that the emergent ray is perpendicular to the face BC through which it emerges. अच्छा, बोला इमर्जेंट रे जो होगा वो हम लोग को दिखाना है कि BC के परपेंडिकुलर होगा, BC फेस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखते स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है ये वाला रिलेशन कि a प्लस डेल इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग आई डैश निकाल सकते हैं, a डेल आई, ये सब तो पता है। तो बिठाते स्टूडेंट्स, a इज 30 एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन इज अगेन 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, ठीक है ना, प्लस आई डैश। तो आई डैश कितना है स्टूडेंट्स? 30 प्लस 30 60, 60 माइनस 60 0 डिग्री है स्टूडेंट्स। मतलब समझना पड़ेगा आई डैश क्या था, ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ध्यान देना पड़ेगा। आई डैश क्या था? इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल था। आई डैश क्या था स्टूडेंट्स? आई डैश क्या था? ऐसे था ना, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल था आई डैश, तो वो तो 0 आया, वो 0 आया, ये एंगल 0 आया। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मली पास हो रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये वाला एंगल विच इज आई डैश, ये तो 0 आया, इसका मतलब क्या, इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मली पास हो रहा है, ठीक है ना। और आई डैश 0, तो आर डैश तो 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है ना ये चीज कि अगर नॉर्मली रे इंसिडेंट होता है तो नॉर्मली निकलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिगर खराब हो गया, यहाँ पे देखिए ये है आई डैश और ये एंगल था आर डैश, ठीक है ना। ये है आई डैश और ये एंगल था आर डैश, क्लियर। तो ऑब्वियसली आई डैश अगर 0 तो आर डैश भी 0 होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये नॉर्मली कब निकलेगा, जब नॉर्मली गिरेगा। सो आई डैश 0, इसका मतलब आर डैश 0 होना पड़ेगा, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। और आई डैश 0 क्या समझा रहा है, या आर डैश 0 आपको क्या समझा रहा है कि ये जो रे है इमर्जेंट रे वो बीसी के परपेंडिकुलर है, समझ में आया स्टूडेंट्स, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो। दैट मीन्स इंसिडेंट रे को अगर आप प्रोड्यूस करोगे एंड ऑब्वियसली ये वाला जाके नॉर्मली गिरा, इसलिए और डेविएट नहीं हुआ, सो दिस इज द इमर्जेंट रे। सो इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, सॉरी इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये हो गया रे डायग्राम, ठीक है ना। आप यहाँ पे डेल इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख सकते हो, डेल इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट आपको क्या पूछा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, आई हम लोग को पता है, आई हम लोग को पता है, अगर आर निकाल लेंगे, अगर हम लोग आर निकाल लेंगे, ये वाला देखें, दिस इज आई, ये है आर, दिस इज आई एंड दिस इज आर। अगर आर निकाल लेंगे तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म निकाल सकते हैं, राइट। तो आर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है कि रिलेशन आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, और आर प्लस 0 इक्वल्स टू आर डैश तो 0 है ना स्टूडेंट्स, सो ए कितना है 30, so implies R is 30। अभी हम लोग को I पता है, R पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। सो I, ध्यान देना है, साइन I मल्टीप्लाइड बाई दिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, ये कौन सा मीडियम है, कुछ नहीं बोला, मतलब AR होगा। सो AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ आर, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन ऑफ आई, आई कितना स्टूडेंट्स 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 बाई साइन आर, आर कितना 30, तो साइन आर कितना होगा हाफ, सो 1/2 कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इस √3, √3 कितना होता है स्टूडेंट्स 1.73, क्लियर।